गुड इवनिंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हम पिछली क्लास में पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम भाग 5 के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था। उपराष्ट्रपति के बारे में भी हमने पिछली क्लास में जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसके बाद हमने प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा था। जो आज की क्लास है उसमें हम संसद के बारे में जानेंगे, उसमें कौन कौन से इसके भाग होते हैं और इससे संबंधित कौन से अनुच्छेद है। मुख्यतः इस क्लास में हम अनुच्छेद 79 से लेकर 123 के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बीच वाले अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट अनुच्छेद या आर्टिकल करवाऊंगा। हम सभी कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको इम्पोर्टेंट को हम पढ़ के चलेंगे आगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्टली आर्टिकल आता है वह अनुच्छेद 79, जिसमें है संसद का गठन। और संसद के गठन की बात करें तो हमारे पास कुल 3 अंग होते हैं संसद के, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग है। देखिए, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं या निम्न सदन। वहीं अगर बात करें राज्यसभा को तो अपर हाउस कहते हैं। और इन दोनों हाउस में एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम सांसद भी बोलते हैं। अब बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की, तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 80, जिसमें राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। भी इसमें कुल 250 सदस्य अधिकतम बैठ सकते हैं और वर्तमान में 238 जो सीट है या सदस्य है वो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं। और जो 12 जो हमारे पास सीट है या सांसद है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो भी हमारे पास कुछ कलाएं होती है, जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं। एक कला के क्षेत्र में, साहित्य के, विज्ञान के और समाज सेवा, इन चार क्षेत्र से हम 12 सीटों पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सीटों पर हमें इलेक्शन के द्वारा एमपी को सीट दी जाती है, एमपी चुन के आते हैं। लेकिन यहाँ बात करें तो राज्यसभा में जो एमपी होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, मतलब कि ये जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनके द्वारा इनका निर्वाचन नहीं होता है। वो आगे जानेंगे हम इनको कौन इलेक्ट करेगा, इसमें कौन कौन से जो है इसमें इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब है अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81, और इसमें है लोकसभा के गठन के बारे में। अगर बात करें लोकसभा के गठन में, तो लोकसभा में अधिकतम जो सीट होती है वो 552 सीट होती है। लेकिन इसमें 2 सीट एंग्लो इंडियन की होती है, जो कि अब वर्तमान में संविधान संशोधन करके उसको समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में 543 सीट है, जिसपे अधिकतम सदस्य 543 है फिलहाल वर्तमान में। और इसका सीधा जो जनता के द्वारा इसका चुना जाता है, यहाँ पे जो एमपी होती है उनको डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 क्या संसद की अवधि के बारे में बताता है। इस संसद में हम जानते हैं कि लोकसभा है वो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है और ये जनता के द्वारा इसके मेंबर को चुना जाता है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होता। और इसमें जो हर 2 वर्ष के लिए इसके 1/3 सदस्य को सेवा नेतृत्व, मतलब कि हर 2 साल में उसके 1/3 जो मेंबर होते हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है और उनके द्वारा उनके स्थान पर अलग मेंबर बिठा दिए जाते हैं। तो लोकसभा की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा की एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है ये। और हर 2 साल बाद 1/3 जो सदस्य होता है उनका निर्वाचन होता है, या वे उनके पुराने के स्थान पर नहीं आती है। अब बात करें अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में क्या है, संसद की सदस्य की योग्यता होती है। भी जो संसद होती है एमपी कहें तो एमपी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया या योग्यता है। तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के लिए उसकी मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ योग्यताएं हैं। वहीं अनुच्छेद 85 जो संसद के सत्र के बारे में बताता है। भी संसद के सत्र को कौन बुलाएगा, कौन उसका अनुमोदन कराएगा।
तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और स्थगित करता है। तो अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र को बुलाने और उसको स्थगित करने का जो पावर होती है किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और दो सत्रों के बीच, ये सेशन के बीच का जो टाइम पीरियड क्या होता है? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बताया हुआ है। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार आता है कि वो संसद को संबोधन कर सकता है और संदेश भेज सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 86 में है। ठीक है, 85 में संसद के सत्र के बारे में भी राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है या स्थगित करवाता है। और 86 में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो संसद को संबोधित कर सकता है और यह संदेश भेज सकता है। 87 में क्या है? राष्ट्रपति के पास विशेष अभिभाषण का अधिकार होता है। जो प्रथम सत्र होता है, वर्ष का जो पहला सत्र होता है, और या आम चुनाव के बाद जब पहली बार सत्र बुलाया जाता है तो उसका जो अभिभाषण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वहीं बात करें अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति के बारे में बताता है। राज्य का सभापति कौन होगा? तो राज्यसभा का सभापति हम पहले पढ़ चुके हैं। जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। और वहीं अनुच्छेद 90 में उप सभापति के बारे में बताता है। और ये उप सभापति क्या होता है? जो हमारे पास राज्यसभा होती है, राज्यसभा में से एक एमपी का इलेक्शन होकर उसे उप सभापति के पद पर बिठाया जाता है। तो राज्यसभा के अपने सदस्यों से एक व्यक्ति को चुनती है या एमपी को चुनती है जो उप सभापति के पद पर पद ग्रहण करता है। वही अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताते हैं। भी लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं। जो लोकसभा के एमपी होते हैं उनके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। और नेक्स्ट जो अनुच्छेद है हमारे पास अनुच्छेद 94 जिसमें है पद से त्याग पत्र। जो हमारे पास लोकसभा या राज्यसभा के जो सभापति या अध्यक्ष है वे क्या कर सकते हैं? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। अब बात करें अनुच्छेद 99 से लेकर 104, ये संसद में सदस्यता और योग्यता के बारे में बताता है। भी संसद में जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है उनमें जो सदस्य है उनकी कितनी तक सदस्यता रहेगी, ये क्या क्या योग्यता है या अयोग्यता है। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वही आगे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 107 जिसमें है विधेयक का आरंभ। मतलब विधेयक का मतलब कोई बिल है कैसे आएगा या उसका क्या रूल है या क्या परिभाषा है। तो सामान्य विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कोई भी बिल है वो हम लोकसभा में भी लेके आ सकते हैं और राज्यसभा में भी। अगर वहां से पास हो जाता है तो क्या होगा? अगर लोअर हाउस से पास होता है तो वो राज्यसभा के पास जाएगा पहले, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और प्रेसिडेंट के पास जाकर वो बिल क्या है? एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर राज्यसभा से लेते हैं तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के बाद वो अगर मंजूरी दे दे तो एक्ट या कानून बन जाता है। वहीं अनुच्छेद 108 में क्या? संयुक्त बैठक है। और संयुक्त बैठक क्या होती है? जब कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा में लिया जाता है, अगर लोकसभा उसको पास कर दे और राज्यसभा उसको मना कर दे, या राज्यसभा के द्वारा राज्यसभा में लाया जाता है और लोकसभा उसको मना कर दे, तो उन दोनों की सहमति के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो किसमें? अनुच्छेद 108 में बताई है। तो मतभेद होने पर, कोई बिल पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 109 में धन विधेयक, जिसे हम मनी बिल भी कहते हैं, मनी बिल। और ये मनी बिल कहाँ लाए? केवल लोकसभा में लाए जाते हैं। और ये मनी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। मतलब राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही इस मनी बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। ये हमारे पास अनुच्छेद 109 में है। वहीं अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की स्वीकृति भी, अगर कोई भी बिल राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा, दोनों के द्वारा पास कर दिया जाता है तो वो होता है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास आएगा। और प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट को उस बिल को पास करके एक्ट बनाना होता है। तो राष्ट्रपति की जो स्वीकृति या बात करें तो अनुच्छेद 111 में है। भी राष्ट्रपति स्वीकृति, कोई बिल को स्वीकृति भी कर सकता है, पास भी कर सकता है और वापस भी भेज सकता है। लेकिन धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति से ही
लोकसभा में लाया जाता है। वहीं अनुच्छेद 112 में है क्या है, वार्षिक बजट। और वार्षिक बजट का मतलब एनुअल बजट, और एनुअल बजट में क्या है, राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करता है। वहीं बात करें अनुच्छेद 123, ये अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति होती है जिसके द्वारा वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कब जारी होता है, जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो या कोई अस्थायी कानून की आवश्यकता हो, तो उस समय राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो अध्यादेश के द्वारा एक कानून बना सकता है। और इसकी जो वैधता होती है वो संसद में 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसको अनुमोदन करना पड़ता है। मतलब अगर इस संसद में 6 सप्ताह के अंदर अंदर इस बिल को या कानून को रखा जाता है, अगर वहां से पास हो जाता है तो ये एक्ट बन जाता है, वरना इसे समाप्त हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़े जिसमें 79 से लेकर 123 के संबंधित कुछ आर्टिकल थे, जिसमें हमने संसद के बारे में पढ़ा और उसके संसद के साथ साथ उनकी संबंधित जो बिल है और राष्ट्रपति की शक्ति, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित आर्टिकल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।